जमीन से सैकड़ों किलोमीटर दूर धरती की सतह के नीचे दबा है एनर्जी का वो अनटैप्ड सोर्स जो कार्बन एमिशंस कम करने में मददगार हो सकता है, नेचुरल गैस। लेकिन ये फील्ड्स इतनी दूर थे कि उन तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन अब नहीं। ये अपने आप में एक पूरा शहर होगा। तैयार हो रहा है दूसरों से बिल्कुल अलग एक हैरतअंगेज शिप। ये मॉड्यूल करीब 2025 मीट्रिक टन का है, जो नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट, लिक्विफाई और स्टोर करेगा जमीन से दूर ऑफशोर लोकेशंस पर, और जो आने वाले वक्त में अंडर सी गैस पाइपलाइंस की जरूरत से भी निजात दिला सकता है। इसका 1,32,000 टन स्टील गैस पंप करेगा समंदर में 200 मीटर की गहराई से। नेशनल जियोग्राफिक पेश करता है दुनिया की पहली फ्लोटिंग नेचुरल गैस फैसिलिटी। मीटर नीचे ट्रैप्ड इन जैसे रिमोट गैस फील्ड्स मिलकर दुनिया के करीब 1/3 गैस रिजर्व्स बनाते हैं। आज तक कन्वेंशनल तरीकों से इन तक पहुंचना मुश्किल ही रहा है, लेकिन वो सब अब बदलने वाला है। पेट्रोनस बना रही है 10 मंजिला ऊंची एक विशाल फ्लोटिंग फैसिलिटी, जो इस बेशकीमती रिसोर्स को निकालने के तरीकों को बदल कर रख देगी। पेट्रोनस छोटे और यहाँ वहाँ बिखरे गैस फील्ड से गैस निकालने के बारे में सोच रही थी, यही कोई 2006 से। ये एक बहुत ही बोल्ड और करेजियस पहल है। इससे पहले न ऐसा कुछ हुआ है, न कोई बेंचमार्क है। ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनी पेट्रोनस मलेशिया की स्टेट ओन्ड ऑयल एंड गैस कंपनी है। इसे एक बड़ी चुनौती से निपटना है जिसका इंडस्ट्री सामना कर रही है, जो है वॉलेटाइल और हाईली फ्लैमेबल गैस। नेचुरल गैस को हिफाजत के साथ काम में लाने लायक बनाने के लिए जमीन डाल प्रोसेसिंग प्लांट्स पहले इसे -162 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं, जिसके बाद ये बनती है LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस। LNG 600 गुना कम जगह घेरती है, इस वजह से इसे बड़ी तादाद में स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। लेकिन समंदर में ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। हमारे लिए बड़ा चैलेंज होगा ऐसे इक्विपमेंट ऑपरेट करना जो साइज में एक ऑनशोर प्लांट जितना ही बड़ा होगा। और ये है वो मेगा फैक्ट्री जो नामुमकिन को मुमकिन करेगी। इसका नाम है PFLNG सैटू। पिछले साल भर से इसका ये ठिकाना बना हुआ है। साउथ कोरिया के गोजे आइलैंड पर ये एक्सटेंसिव डीप सी पोर्ट, और 14 महीनों में इस विशाल शिप को समंदर में उतरने के लिए तैयार होना है। 365 मीटर लंबे इस गैस प्रोसेसिंग प्लांट का खाका बनाकर इसे डिजाइन करने में 10 साल लगे हैं। पहली प्रॉब्लम थी समंदर में खतरनाक लिक्विड गैस को स्टोर करके ट्रॉपिकल हीट में ठंडा कैसे रखा जाए। सॉल्यूशन था विशाल हल के अंदर बड़े बड़े टैंक्स डिजाइन करना। दुनिया में ये अपनी तरह की पहली फैसिलिटी होगी, लेकिन इसे सिर्फ गैस ही स्टोर नहीं करनी। इस FLNG प्रोजेक्ट में जो हमने हल डिजाइन किया है, ये बेसिकली मॉड्यूल के ऊपरी हिस्से को सपोर्ट करने के लिए है, जिससे 20 सालों तक मुश्किल हालात में भी काम कर सकता है। इस हल को 48,000 टन से ज्यादा स्टील थामे रखना होगा, जिससे प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा। हल के पूरा बनने के बाद कंस्ट्रक्शन टीम को टैंक्स बनाने होंगे जो लिक्विड नेचुरल गैस को स्टोर करेंगे। टैंक बहुत बड़ा होगा, ओके, करीब 27 मीटर्स ऊंचा। बेसिकली टैंक में जाने का ये सबसे सही टाइम है। ये टैंक बहुत ही डेंजरस होगा क्योंकि हम इसमें स्टोर करेंगे LNG एट -163 डिग्री सेल्सियस। फिर टैंक में कोई नहीं जा पाएगा। गुफा जैसा अंदरूनी हिस्सा करीब 22,000 क्यूबिक मीटर्स लिक्विड स्टोर कर सकता है, और ये तकरीबन 9 ओलंपिक साइज्ड स्विमिंग पूल्स जितना बड़ा है।
मेगा सिटी टोक्यो के करीब 7 लाख घरों को साल भर पावर पहुंचाने में गैस के ऐसे 20 शिपमेंट्स लगते हैं। जगह बचाने के लिए हल में टैंक्स लगाने का तरीका बड़ा सूझबूझ भरा है, लेकिन इसमें खतरा भी है, खासकर तब जब ये पूरा न भरा हो। शिप के हिलने डुलने से लिक्विड जबरदस्त तरीके से यहां से वहां उछल सकता है। बेसिकली स्लॉशिंग के असर को ऐसे समझिए जैसे आप किसी कप या बर्तन में उसमें आप पानी भरें, ऑलराइट, और अगर आप बर्तन को हिलाना शुरू करें तो आप देखेंगे कि पानी इधर उधर उछाल मार रहा है। जबरदस्त फोर्स की वजह से एलएनजी को हल से अलग रखने वाली 1 mm की मेम्ब्रेन टूट सकती है। टैंक की उस पहली लेयर के डैमेज होने से लिक्विड छलक सकता है और वो जिस भी स्ट्रक्चर से छुएगा वो कमजोर पड़ सकता है। लीड हल इंजीनियर फामी महमूद के लिए वो मंजर एक डरावनी सपने जैसा है जिससे बचना जरूरी है। एलएनजी हल के कांटेक्ट में आई तो तबाही होगी। सबसे पहले तो हल टूट जाएगा और पूरा स्ट्रक्चर ढह जाएगा। गैस लीक होने से एक्सप्लोजन हो सकता है और अगर समंदर में ऐसा होता है तो ये भारी तबाही बरपा सकता है। शिप पर गैस को एक जगह जमाए रखना अहम है। बड़ी तादाद में जमा लिक्विड गैस को यहां वहां उछलने से रोकने के लिए टीम ने एक नया अनूठा डिजाइन तैयार किया। 4 टैंक्स की 2 पैरेलल रोज शिप के हिलने डुलने का खतरा बहुत कम कर देंगी। ये दुनिया में अपनी तरह का पहला ऑपरेशनल हल डिजाइन होगा। कंस्ट्रक्शन में महीनों लगने के बाद टैंक्स आखिरकार पूरे हुए। अब वक्त है हल के ऊपर प्रोसेसिंग प्लांट बनाने का। ये बनाने के लिए 21 बेहद बड़े प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूल्स को शिप पर लाकर असेंबल करना होगा। सबसे आखिर में लगने जा रहा है 2000 टन का मेगा ब्लॉक जो गैस को प्योरीफाई करेगा। ये हमारा लास्ट मॉड्यूल है जिसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे प्री इरेक्शन एरिया से, जो कि जाएगा की साइड, जो इसकी फाइनल लोकेशन है जहां ये होगा लिफ्ट अप ऑन टू द फ्लोटर। इन मेगा ब्लॉक्स को जगह पर ले जाने के लिए जरूरत पड़ती है एक हैवी हॉलर की जिसमें 112 एक्सेल्स होते हैं। इसे ले जाते हुए हल्का सा झटका भी ऊपर लदे कार्गो को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें इसे धीरे धीरे ले जाना होता है क्योंकि ये पक्का करना जरूरी है कि ग्राउंड कंडीशन सिंक्रोनाइज्ड हो और ऑटोमेटिकली लेवल्ड हो, जिससे मॉड्यूल में कोई मूवमेंट ना हो। ओके, थैंक गॉड मॉड्यूल पहुंच गया। ट्रांसपोर्टेशन में कोई खास दिक्कत नहीं आई। अब हम वेट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर का जो इसे नीचे रखेगा और उसके बाद लिफ्टिंग को शेड्यूल करेंगे। इन ऊंचे ब्लॉक्स को लिफ्ट करके शिप पर पहुंचाने के लिए 3600 टन की एक फ्लोटिंग क्रेन बुलानी पड़ती है। लेकिन मॉड्यूल्स के अगले बैच को रिसीव करने के लिए शिप को पूरा घुमाना होगा, जो कि इतना आसान काम नहीं है। ये पजल जैसा है। हमें प्लान करना होगा सीक्वेंस ऑफ इरेक्शन हमारे मॉड्यूल का, ताकि हमें हल को कम से कम घुमाना पड़े। हल को घुमाना टीम के लिए एक जबरदस्त ऑपरेशन साबित होने वाला है। शिप को अभी ठीक से बैलेंस किया जाना बाकी है, इसलिए इसे घुमाने को लेकर हर किसी के माथे पर बल पड़े हुए हैं। 10 मंजिला ऊंचाई की वजह से शिप तेज हवाओं से डगमगा सकता है, जिससे सब बर्बाद हो सकता है। देखिए, जब आप इसे घुमाएंगे तो कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, सब आराम से काम करेंगे, ठीक है? कोई जल्दी नहीं है इसमें। फामी महमूद और टीम इसे घुमाने की तैयारी कर रही है और उधर वक्त तेजी से बीता जा रहा है। देखिए, हमारा टारगेट है कि हम हल की एक्टिविटी को 10 बजे से पहले खत्म कर दें, क्योंकि सुबह 10 बजे के बाद जो विंड स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ने लगेगी।
प्लेटफॉर्म को घुमाने के लिए आसपास के तमाम शिप्स को इससे कम से कम 100 मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी। सेफ्टी ऑफिसर ये पक्का करने में जुटे हैं कि हालात एकदम सही रहें। आपको लगेगा ये कार पार्क करने जैसा है, राइट? लेकिन रियलिटी में ये कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं। ये सी है तो रिस्क फैक्टर काफी हाई है। एक गलती से सब बिगड़ जाएगा, इसलिए इसे पहली बार में ही सही करना होगा। एक बड़ी सी काली बोट का कुछ ज्यादा ही करीब होना ठीक नहीं है। कोई नहीं जानता ये यहाँ से कितनी देर में हटेगी, लेकिन वक्त बीता जा रहा है। इसे आगे लाना होगा हमें। अच्छा, तो अब हवा तेज होने लगी है। हाँ, तो हम कितनी आइडियल विंड स्पीड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 5 नॉट्स? देखो फिलहाल तो ये 5 नॉट्स है, लेकिन हमें 7 की उम्मीद है। टीम को काम जल्दी शुरू करना होगा, नहीं तो शिप खतरे में पड़ जाएगा। दुनिया की पहली फ्लोटिंग नेचुरल गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी पर कंस्ट्रक्शन का काम तकरीबन पूरा हो गया है। अगला स्टेप है इसके हल पर 21 में से बचे हुए प्रोसेसिंग ब्लॉक्स चढ़ाना। शिप की एक साइड पूरी तरह से लोड हो चुकी है। अब बचे हुए ब्लॉक्स रिसीव करने के लिए इसे पूरा घूमना होगा। देखिए, हमारी जो मेन परेशानी है वो है ये FLNG और दूसरा मेगा ब्लॉक। कुछ ही घंटों बाद रुकावट डाल रही बोट आखिरकार खींचकर अलग ले जाई जाती है। अब शिप बिना अड़चन के मुड़ सकता है। तो अभी 3 टग बोट्स हैं। 4 है। 3 टग्स, 4 काम पे लगे हैं। इस वक्त शिप का वजन 112,000 टन है, इसलिए 4 टग बोट्स इसे 1.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर धीरे धीरे मोड़ती हैं। शिप पहली ही कोशिश में कामयाबी से घुमा लिया जाता है। सो थैंक्स एवरीवन, शानदार एफर्ट और कोऑर्डिनेशन के लिए। गुड जॉब, थैंक यू वेरी मच। अब वो अपने हल पर आखिरी 3 कंपोनेंट्स रिसीव करने के लिए तैयार है। प्रोजेक्ट इंजीनियर निक साइफर हर चीज पर नजर रखते हुए पक्का करते हैं कि सब प्लान के मुताबिक हो। ओके, हम इस प्रोजेक्ट की लास्ट 3 हैवी लिफ्टिंग पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल हमारा जो मॉड्यूल है वो वहां पर है। हम उसे लिफ्ट करके यहाँ पर लाएंगे और फिर सेकंड हैवी लिफ्टिंग शुरू करेंगे और उसमें होगा फ्लेयर टावर, जिसे हम यहाँ पर लगाएंगे और लास्ट मॉड्यूल उस मॉड्यूल और फ्लेयर टावर के बीच में लगेगा। 1 हफ्ते के अंदर सभी 3 कंपोनेंट्स को लिफ्ट करने के लिए ऑपरेशन एकदम वक्त पर किया जाना जरूरी है। यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। वैसे मैं हर चीज रीचेक भी कर रहा ये ध्यान रखना कि फ्लेयर टावर लाने वाली बोट ठीक 1 बजे चल दे। 1 बजे। 1 बजे। ठीक 1 बजे। हल पर विशाल मॉड्यूल ऑनलोड करने के लिए वर्क क्रू को पहले उसे बड़ी बड़ी जंजीरों वाली क्रेन से जोड़ना होगा। ये मॉड्यूल करीब 2025 मीट्रिक टन का है और एक साइकिल का वेट है 900 मीट्रिक टन। फ्लोटिंग क्रेन को बैलेंस्ड रखने के लिहाज से ये वजन काफी ज्यादा है और कंस्ट्रक्शन इंजीनियर असनान सेमान के माथे पर बल हैं। हमें असल में क्लैश पॉइंट की चिंता है क्योंकि नीचे बहुत सारी स्कैफोल्डिंग है, तो हमें इसी बात का डर है कि अगर मूवमेंट ज्यादा हो गई तो मॉड्यूल के नीचे की आउटफिटिंग्स ना टूट जाएं।
फ्लोटिंग क्रेन से करीब 6000 टन वजन लटक रहा है। माहौल टेंस है। हवा और हलचल से मॉड्यूल झूलकर अपने निचले हिस्से को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसे रिपेयर करने में महीनों लग सकते हैं और कंस्ट्रक्शन शेड्यूल लंबे वक्त तक लटका रह सकता है। ओके ओके, थैंक गॉड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये बड़ी अचीवमेंट है। सब ठीक? हाँ ठीक है। अब हमारा मॉड्यूल पूरी तरह से लिफ्ट किया जा चुका है। सपोर्ट टूल भी दूर हैं। अब मूविंग लाइन हटाने के बाद फ्लोटिंग क्रेन इस एरिया से बाहर निकल जाएगी। सब अच्छे से हो गया। थैंक यू थैंक यू। पहली स्टेज बेरोक टोक पूरी हुई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसे अभी शिप के डेक पर जमाया जाना बाकी है। वर्क क्रू मॉड्यूल रिसीव करने को तैयार है। इस लिफ्ट की कामयाबी तय करेगी कि अगला ब्लॉक वक्त पर लिफ्ट किया जा सकेगा कि नहीं। लेकिन इसके डेक पर पहुंचते ही एक जबरदस्त चुनौती सामने आई। वो जो जॉइंट के नीचे है, ठीक स्क्वायर शेप वाला, हाँ सर से वेल्ड की जा सकती है। इसे हल पर जमाने में दिक्कत आ गई है और 2000 टन स्टील हवा में लटका है। एक केस में कंस्ट्रक्शन गलत है तो दूसरे में एप्लीकेशन। ये दोनों तरह से गलत है। पहले सेफ्टी, हम इतने सारे लोगों को ज्यादा देर नहीं छोड़ सकते। बेसिकली इस वक्त हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि जो टॉप पार्ट है वो बॉटम पार्ट में फिट नहीं हो रहा है। पेट्रोनस टीम को जल्दी ही कोई रास्ता निकालना होगा। 2000 टन का मॉड्यूल जितनी देर हवा में लटका रहेगा, उतना ही उसके तेज हवा से डगमगाने का खतरा बना रहेगा। ऐसा हुआ तो मॉड्यूल झूलकर शिप को नुकसान और क्रू को चोट पहुंचा सकता है। फिलहाल हम प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रक्चर को काटकर हम इसे रीफिट करेंगे। इसके कटने के बाद हम इसे ओरिजिनल लोकेशन के साथ वेल्ड कर देंगे, जो करीब 200 mm दूर है। वेल्डिंग का ये काम देखने में सिंपल लगता है, पर इसका असर बहुत दूर तक जाता है। हम नहीं चाहते ये गलत कटे। हाँ यही मेरा कंसर्न है। सब कोई ठीक होना चाहिए। कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, वरना इससे एक और प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखना होगा कि इंजन क्लियर रहे, ताकि रेक्टिफिकेशन टीम अपना काम कर सके। मॉड्यूल 3 घंटे से हवा में लटका है और हर मिनट खतरा बढ़ता जा रहा है। ये हमारे लिए एक फिक्र की बात है। दुनिया की पहली फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी PFLNG सैट्यू अपनी कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में है। शिप अपनी फाइनल शेप लेने लगता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहता कि मॉड्यूल को कोई नुकसान पहुंचे। 2000 टन का एक विशाल ब्लॉक डेक पर फिट नहीं हो पा रहा है और हवा में लटका है। उधर वर्कर्स तेजी से नए लेग्स तराश कर उन्हें फिर से वेल्ड करने में जुटे हैं। हालात खतरनाक हैं, इसलिए टीम्स रात भर काम में जुटी रहती हैं। सुबह के 8:30 बजे हैं और अब वक्त है ये देखने का कि नए वेल्ड्स के बाद मॉड्यूल डेक पर फिट हो पाएगा या नहीं।
ओके, आज का काम पूरा हुआ। असनान राहत की सांस ले सकते हैं। एक बड़ी रुकावट से पार पाने के बाद वो कंस्ट्रक्शन के आखिरी दौर के एक कदम और पास पहुंच गए हैं और अब उन्हें मॉड्यूल्स को पाइप्स के एक विशाल नेटवर्क से जोड़ना होगा। बॉडी में वेन्स की तरह ये प्रोसेसिंग प्लांट का एक अहम हिस्सा है। प्लेटफॉर्म से होते हुए स्टोरेज टैंक्स तक गैस इन्हीं में से गुजरेगी। तो इस वक्त ये पाइपिंग वर्क प्रोजेक्ट की बैकबोन है। इस वक्त 97% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, बस जो बाकी रह गई है वो 3% है। पर अगर देखा जाए तो ऐसे किसी प्रोजेक्ट में लास्ट का 5% बहुत डिफिकल्ट होता है। पाइप स्पूल्स पाइप की प्री असेंबल्ड लेंथ्स के होते हैं। पाइप और हर स्पूल की इंस्पेक्शन जरूरी होती है, क्रैक्स की जांच होती है, सफाई की जाती है और फिर इन्हें इंस्टॉल किया जाता है। क्रैक्स मिले तो पूरा स्पूल रिप्लेस किया जाएगा। सुनने में काफी सिंपल लगता है, लेकिन शिप पर अलग अलग 35,000 पाइप स्पूल्स हैं और इन सब की जांच करना बहुत टेढ़ा काम हो सकता है। ओके, कंफर्म कर लिया कि जॉइंट रेडी है। कल तो मैंने सुना था कि ये जो जॉइंट है वो अभी क्लीनिंग प्रोसेस में ही है। काम तो हो चुका है, हमें बस प्रेपरेशन देखने के लिए बुलाया है। सभी 35,000 पाइप स्पूल्स पर नजर रखने का काम इंजीनियर शरीफा फारा की एक्सपर्टीज के तहत आता है। मान लीजिए कोई पाइप कनेक्टेड नहीं है तो दूसरे सिस्टम्स भी काम नहीं कर सकते। इस प्रोजेक्ट में 21 मॉड्यूल्स हैं, इसलिए ये कोई आसान काम नहीं है। हमें चौकन्ना रहना पड़ता है हर वक्त। नजर रखने को इतने सारे स्पूल्स होने के चलते ये एक बड़ा काम है और फारा टीम की गिनी चुनी लेडीज में से एक है। आई थिंक ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप डील करते हैं सब तरह के लोगों से, आपको अपने डिसीजन में पक्का होना होता है। मैं उन्हें मौका नहीं देती कि वो मुझे अलग तरह से ट्रीट करें, तो ये इस तरह से होगा, देखो। ओके, वो एक बहुत बड़े क्रायोजेनिक पाइप की जांच कर रही हैं। वेल्स अपने आप में सबसे कमजोर हिस्सा होते हैं और अगर एलएनजी रिसी तो गर्म हवाई से फौरन वापस नेचुरल गैस बनाकर एक्सप्लोसिव बना सकती है। हम वेल्ड किए जॉइंट्स में क्रैक का पता लगा रहे हैं। बेसिकली इसकी हैवी वॉल की मोटाई 20.6 मिलीमीटर्स है, तो पॉट है बेस्ट मेथड टेस्ट करने का जॉइंट में आए क्रैक्स को। पाउट या फेस्ड एरे अल्ट्रासोनिक टेस्ट वेल्ड किए जॉइंट में पल्स भेजने के लिए प्रोब्स इस्तेमाल करता है। छोटा सा भी क्रैक होने पर पाइप्स को फिर से वेल्ड करना जरूरी होता है। ये डॉटेड लाइन हमारा वेल्डिंग पॉइंट है, तो हम इसे मॉनिटर करके देखेंगे वेल्डिंग लाइन के अंदर कोई क्रैक तो नहीं दिख रहा है। हाँ। ओके। क्रायोजेनिक पाइप पर हुई वेल्डिंग इंस्पेक्शन पास कर लेती है, तो ये पास हो गई। या और अब फारा अपनी 35,000 स्पूल्स में से अगले पर बढ़ सकती है। अब वो इसके पूरा होने के और पास पहुंच गए हैं। अगला स्टेप बहुत सी अहम जांचों का है। अगर शिप वो सारे पास कर लेता है तो इसे समंदर में उतरकर अपने कमीशन्ड होने का लाइसेंस मिल जाएगा और समंदर में शिप काम करेगा, ये पक्का करने की जिम्मेदारी है चीफ कमिश्नर खैरुल अनवर यूनुस की। कमिश्निंग बेसिकली घर को हैंडओवर करने जैसा है। जैसे आप घर खरीदते हैं वैसे ही कमिश्निंग टीम होती है लास्ट टीम। वो पक्का करती है कि लाइट्स सब की सब ठीक है। कमिश्निंग स्टेज में छोटी से छोटी डिटेल पर भी नजर डालना जरूरी है। अलार्म बज रहा है, अलार्म बज रहा है, कहीं पर लीकेज है। हमें रुकना पड़ेगा। इलेक्ट्रोक्लोरिनेशन मॉड्यूल की जांच कर रही टीम को पाइप्स में एक लीक मिली है। इसका काम सी वाटर को साफ करके उसे इंसानों के इस्तेमाल के लिए सेफ बनाना। सुनो जरा संभल के सुनो, इसे टाइट कर सकते हैं क्या? लगता तो नहीं है। नहीं लगता क्या? ना। ठीक है, कोई बात नहीं। हम इसे ऐसे ही रखेंगे, फिर उसके बाद सारा पानी ड्रेन कर देंगे। ठीक है। ओके, ऑलराइट। वहाँ कंट्रोल रूम में ऑपरेटर्स प्रोग्रेस पर नजर रख रहे हैं। ओके, आई कॉपी योर मैसेज। मैं कंसर्न टीम को बताता हूँ। लेकिन लीक एक बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती है। अगर टीम सावधान नहीं रही तो पानी का प्रेशर शिप के अहम पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। CCR कॉपी। हम टैंक को ड्रेन कर रहे हैं ताकि लीक को ठीक किया जा सके। ओके रॉजर, हम मॉनिटर करते रहेंगे।
तो अब क्या प्लान है? हम क्या करने वाले हैं कि हम टीम बुलाएंगे प्रॉपर टूल्स के साथ जो उस लीक को बंद कर दे। अगर टीम इसके लीक होने की वजह नहीं ढूंढ पाई तो इसके समंदर में उतरने की तारीख आगे बढ़ सकती है। लेवल ग्लास में लीक्स हैं और लेवल ट्रांसमीटर में भी है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते और हमने सारी टेस्टिंग जो है वो रोक दी है। हमें रुकना पड़ेगा। PFLNG सैट्यून, दुनिया की पहली फ्लोटिंग नेचुरल गैस फैसिलिटी कंस्ट्रक्शन के अपने तीसरे साल में है। 4 महीने बाद इसे समंदर में अपने नए ठिकाने की तरफ बढ़ना है, जो सैरावाक मलेशिया के समुद्र तट से 180 किलोमीटर दूर है। अल्टीमेटली इस प्लेटफॉर्म की कमांड जिनके हाथ में होगी वो है इक्वान इशैक। इन लेमैन टर्म्स मैं फ्लोटर का कैप्टन हूं। इसके अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचने के बाद प्लेटफॉर्म का कंट्रोल वो ही संभालेंगे। लेकिन पहले उन्हें इस पर मौजूद हर चीज की सिलसिलेवार जानकारी होना जरूरी है। आप जरा यहाँ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ स्कीमेटिक्स। हम बीच में यहाँ कहीं होंगे जहाँ पर कंपाउंडर है। ओके। प्लेटफॉर्म पर हमारा वेल्व यहीं कहीं होना चाहिए। ये रेड वेल्व है ना? हाँ, रेड वेल्व। ये फैसिलिटी का अहम हिस्सा है। यहां नेचुरल गैस लिक्विड गैस में बदलती है लिक्विफैक्शन नाम के प्रोसेस के जरिए। लिक्विफैक्शन प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस एक रेफ्रिजरेटर जैसी ही है। रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ाने के लिए कंप्रेसर्स होते हैं और रेफ्रिजरेंट होता है वो कॉइल के थ्रू जाता है रेफ्रिजरेटर बॉक्स के पीछे। लेकिन गैस को हिफाजत के LNG बनाने के लिए हानी सुवाइब को एक बिल्कुल नया सिस्टम डिजाइन करना पड़ा। ऑनशोर प्लांट्स में हम आमतौर पर रेफ्रिजरेंट्स में प्रोपेन मिलाकर यूज करते हैं जो लिक्विड फॉर्म प्रोड्यूस करता है। फ्लोटिंग LNG जैसी तंग जगह में इक्विपमेंट पास लगाए गए हैं, इसलिए एक छोटा सा एक्सप्लोजन भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। जुलाई 1988 ऑयल एंड गैस प्लेटफॉर्म पाइपर अल्फा पाइप वर्क में खराबी की वजह से लिक्विड गैस लीक होने पर एक्सप्लोड कर गया। इससे ऑयल की तेज लपटें निकली जिनकी वजह से और एक्सप्लोजन्स हुए। पूरा पाइपर अल्फा इसकी चपेट में आ गया। 2 घंटे के अंदर प्लेटफॉर्म ढह गया और 167 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज तक इससे जानलेवा ऑफशोर एक्सीडेंट का डरावना रिकॉर्ड इसी के नाम है। आज कंपाउंडर आने वाला है। ये क्रूशल पार्ट गैस को लिक्विड में बदलने में मदद करेगा। इस वाली लिक्विफैक्शन प्रोसेस में कंपाउंडर्स के बिना नेचुरल गैस को ठंडा करने लायक टेम्परेचर नहीं मिलता और फिर LNG नहीं मिलती। इस क्रूशल पार्ट के डिजाइनर भी अपनी सबसे अनोखी मशीन के इंस्टॉलेशन में मदद के लिए आए हैं। मैं इन कंपाउंडर्स का प्रिंसिपल मशीनरी डिजाइनर हूं जो इस शिप पर यूज किए जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट काफी चैलेंजिंग था। इसके डिजाइन वर्क में ही करीब 1 साल लग गया था। मेरे लिए ये वाकई बहुत अच्छा मौका है उस प्रोडक्ट को एक्चुअली इंस्टॉल करने का जिस पर मैंने लंबे वक्त तक काम किया है। 27.5 ये हो गया 26.5। रियली? लाओ मैं गौरव चेक करता हूँ। 4 टन के इस इक्विपमेंट का एकदम सही पोजीशन पर लगना जरूरी है। क्या सही कहा था ना? अभी गड़बड़ है, माइक को आना पड़ेगा। थोड़ा और। स्टॉप। ओके, 26.5। ऑलराइट, अब ठीक दिखता है। इस पर 4 नट्स लगाओ और इसे टाइट कर दो। शिप पर एक अहम पार्ट के इंस्टॉल होने के बाद अब वो सी वर्दी होने के और पास आ गए हैं। लेकिन शिप अभी भी समंदर में निकलने को तैयार नहीं है। उधर ऑफिस में चीफ कमिश्नर खैरुल कमिश्निंग टीम से फाइनल टेस्ट्स का अपडेट ले रहे हैं।
तो कमिश्निंग कब स्टार्ट होने की उम्मीद है? शुरू के कुछ दिन तो फंक्शनल चेक्स हुए थे, खासकर सेफ्टी ग्रिडलॉक्स के, क्योंकि हमें अभी कूलिंग वाटर का इंतजार है। तो पहले हम जनरेटर को कमीशन करके पक्का करेंगे कि वो ठीक है। टीम को अभी तमाम मशीनरी की जांच का काम पूरा करना है। बेसिकली हम शेड्यूल से पीछे हैं, तो क्यों ना इसे सॉर्ट आउट करने में फौजी की हेल्प करें। टीम के पास सिर्फ 2 महीने हैं, जिसके बाद मौसम इतना खराब हो जाएगा कि शिप का समंदर में निकलना मुश्किल होगा। इस जैसे बड़े मेगा स्ट्रक्चर में देरी होने से काफी पैसा बर्बाद हो सकता है। हाँ, आई थिंक मेरे ऊपर प्रेशर तो है, क्योंकि मैं ही हूँ जो कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर के, कमिश्निंग के और क्यूसी के साथ, और हाँ, कंस्ट्रक्शन में भी। ब्रो, कैसा चल रहा है? आज कोई प्रोग्रेस हुई? फिलहाल तो इसे पोस्टपोन कर दिया है, बस मटेरियल आ जाए तो काम आगे बढ़ाएंगे। काम बाद में चालू होगा? हाँ। मेरे शेड्यूल से चूकने का मतलब है कमिश्निंग टीम का काम पोस्टपोन होना। शिप तय वक्त पर समंदर में सिर्फ टीम एफर्ट से ही जा सकती है। तो अब क्या हुआ? सेल अवे में 30 दिन बाकी। बार बार हुई देरी के बाद दुनिया की पहली फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी के साउथ कोरिया में अपने डेक्स से खुले समंदर में निकलने में 30 दिन बचे हैं। इसका मिशन है मलेशिया के समुद्र तट से आगे मौजूद अनछुए गैस रिजर्व से गैस निकालना। लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन का काफी काम बाकी है। टीम को उम्मीद है कि वो शिप के डॉक में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा काम पूरा कर लेगी। समंदर में निकलने के बाद हालात ज्यादा मुश्किल होंगे। शिप के समंदर में निकलने से पहले प्रोजेक्ट इंजीनियर निक साइफुल को सैकड़ों फैसले लेने हैं। हाँ, लगता तो है ये केबल ट्रे से टकरा रहा है और इन पाइप से भी, पर अभी इसे रिपेयर करने का टाइम नहीं है। क्या लगता है 30 दिन में हो जाएगा? अगर हमें मटेरियल्स नहीं मिल पाए तो क्या हमारे पास इतने मटेरियल्स हैं? हम काउंटडाउन कर रहे हैं और सेल करने से पहले अभी हमें काफी काम करना बाकी है। इस वक्त सब लोग प्रेशर में हैं। टीम के पास करने को एक अहम काम बचा है, मरीन लोडिंग आर्म्स की जांच करना। टेरी, लोडिंग आर्म को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन जिराफ जैसे एक्सटेंशंस के अंदर वो पाइप्स हैं जो एलएनजी गैस को प्लेटफॉर्म से दूसरे शिप में ट्रांसफर करेंगे। समंदर में पहले कभी ऐसा करके नहीं देखा गया है और ये सब इन रिमोट कंट्रोल्स के हाथ में है। एलएनजी एक वोलेटाइल फ्लूइड है। जैसे कि आप किसी पंप स्टेशन में जाते हैं और अपनी गाड़ी के लिए लेते हैं डीजल या फिर पेट्रोल, ये बिल्कुल वैसा ही है। बस फर्क इतना है कि हम लोग यहाँ एलएनजी को ट्रांसफर करते हैं, शिप में लोड करते हैं। इसलिए आर्म्स के ऑपरेटर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होनी जरूरी है। अब आप आर्म से कनेक्टेड हैं, तो आपके आने से पहले से पंप चल रहा होगा। ओके। तो इसके बाद आपको पंप बंद करना है। ठीक है। ओके, बस इसे पुश करके पंप बंद कर दें। ओके, दैट्स ऑल। तो अब आपका आर्म कनेक्ट हो चुका है। लिस्ट में बस एक और आइटम बचा है, उसके बाद इस मेगा फ्लोटर को बनाने का सफर पूरा हो जाएगा। 10 साल की लगन और कड़ी मेहनत के बाद दुनिया के पहले फ्लोटिंग गैस प्लेटफॉर्म को समंदर में उतारने का वक्त आ पहुंचा है। शिप मलेशिया से समंदर में बढ़ने की तैयारी कर रहा है। और टग मास्टर्स डिटेल्स को फाइनलाइज करने के लिए आ पहुंचे हैं। कल का प्लान स्टार्ट होगा 0700 पर। सबसे पहले हम लोग यहाँ से बेसिन पर जाएंगे और फिर उसे घुमाएंगे। तो अगर और कोई बात नहीं है तो थैंक यू वेरी मच, हम होंगे कामयाब। आज कैप्टन इकवान
अपनी जिंदगी की एक बड़ी चुनौती पर निकलेंगे। राइट जेंटलमैन, आर वी रेडी फॉर दिस? यस। तो चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं जरूर। और इस सफर को सेफली पूरा करते हैं। वो समंदर में ले जाने वाले हैं दुनिया की पहली फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी को, जो है एक शानदार मैरीटाइम अचीवमेंट। तो अब हम इसे इसकी लाइफ की अगली स्टेज पर लेकर जाएंगे, जहां ये 20 साल तक ऑफ शोर रहेगा। टू ऑल पेट्रोनास पर्सनल, प्लीज पोर्ट साइड के प्रोसेस डेक पर इकट्ठा होकर इस शिप को फाइनल गुड बाय कहें। यहां से एंकर उठने के बाद शिप पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। हमारे लिए आज एक इम्पोर्टेंट दिन है, प्रोजेक्ट टीम के लिए और साथ ही ऑपरेशन टीम के लिए भी। तो आज इम्तिहान की घड़ी है, हम अपना सफर शुरू करने जा रहे हैं। शिप को 2 टगबोट्स के साथ जोड़ा जाएगा, जो इसे करीब 2 हफ्ते तक खींचकर कुमैंग कैनोविट में इसके उस नए ठिकाने पर पहुंचाएगी, जो सैरावाक मलेशिया के समुद्र तट से 180 किलोमीटर दूर समंदर में है। और वहां पहुंचने के बाद दाव ऊंचे होने वाले हैं। अपनी तरह का यह अनोखा शिप कड़े इम्तिहान से गुजरेगा। दो हफ्ते तक सेल करने के बाद दुनिया की पहली फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी आखिरकार अपने ठिकाने मलेशिया के समुद्र तट से आगे समंदर के बीच पहुंच चुकी है। ऑफशोर इंजीनियरिंग पार्टनर्स की मदद से शिप को हिफाजत के साथ एंकर कर दिया जाता है। अब शुरू होगी आखिरी स्टेज, यानी समंदर की तलहटी में मौजूद ऑफशोर गैस रिजर्व से गैस निकालना। पहली बार PFLNG सैट्यू को काम में जुटाया जाएगा और आएगा वो पल जब उनका सपना सच होगा। लेकिन पहले उन्हें 74 मीटर नीचे मौजूद एक पाइपलाइन से जुड़ना होगा। करीब 3 किलोमीटर नीचे सीबेड पर एक पाइपलाइन है, तो हम पाइपलाइन के उस एंड से कनेक्ट होकर दूसरे एंड को यहाँ पर लेकर आएंगे। प्लेटफॉर्म को गैस फील्ड से जोड़ने में दूसरी 4 बोट्स मदद करती हैं। पहले डाइवर्स पानी के नीचे जाकर एक लंबा होज समंदर के तल पर एक पाइप यहां वहां उछलने लगती है और काम रोकना पड़ा। मौसम शांत होने पर टीम फिर से काम में जुटती है। समंदर में करीब 74 मीटर नीचे डाइवर्स शुरू की आधी पाइपलाइन तैयार कर रहे हैं। आठ घंटे की शिफ्ट्स में ठंडे और अंधेरे हालात में काम करते हुए वो हीलियम और ऑक्सीजन के मेल से सांस भरती हैं। ऑफशोर डाइविंग दुनिया के सबसे खतरनाक प्रोफेशंस में से एक है। ओके, जैसा हम देख रहे हैं यहाँ ये दोनों डाइवर्स काम कर रहे हैं। ये है डाइवर 2 और ये है डाइवर 1। रोजर, नंबर 7 रिमूव्ड। नंबर 7 का बोल्ट हटा दिया है। रोजर दैट, नंबर 12 निकाल दिया है। मैंने एक ऑफशोर को बताया है कि वो टेंशनर सही करें ताकि हम फ्लेक्सी को नीचे उतारें। डेक फॉरमैन जिमी की अगले सेक्शन को नीचे उतारेंगे ताकि डाइवर्स उन्हें आपस में जोड़ दें। तो अगले करीब 30 मिनट में हम फ्लेक्सिबल राइजर को नीचे उतारने के लिए तैयार होंगे। हमने एक बड़ी सी येलो वेट रॉक लगाई है जो राइजर को नीचे ले जाएगी। डाइवर्स तैयार हैं।
जिमी 169 मीटर लंबे होस को नीचे सी बेड की तरफ उतारते हैं। डाइवर्स और टीम के लिए ये काम 24 घंटे का है। सतह के नीचे 2 होसेस जोड़ी जा चुकी हैं और पूरी हुई पाइपलाइन शिप के साथ जोड़े जाने को तैयार है। पूरे प्रोसीजर का यह सबसे अहम पल है। होस का सिरा अभी भी डाइव बोट पर है। होस को शिफ्ट में ट्रांसफर करने के लिए बोट को और पास आना होगा। हमें अपने विंच को कनेक्ट करना पड़ेगा जो कि पुलिंग हेड पर है। ट्रांसफर करते वक्त उस बड़ी ट्यूब के सिरे पर काफी ज्यादा लोड पड़ेगा। मुझे बताते रहना कहीं ये शार्प है जिससे तो नहीं टकरा रहा। यू कॉपी? लेकिन समंदर में उफान की वजह से शिप्स के आपस में टकराने का खतरा है। कामयाब रहे। होस शिप पर चढ़ा लिया गया। ट्रांसफर अच्छे से हुआ। राइजर आ गया है। ये PFLNG से जुड़ने वाली पहली प्रोडक्शन लाइन होगी। पाइपलाइन की जांच होने के बाद प्लेटफॉर्म आखिरकार अंडरसी गैस फील्ड से गैस निकाल पाएगा। अपने डिजाइन से लेकर एग्जीक्यूशन तक PFLNG सैट्यू समंदर में वो काम कर रहा है जो पहले किसी शिप ने नहीं किया है। कुछ ही हफ्तों में इसे लिक्विड नेचुरल गैस की अपनी पहली खेप डिलीवर करनी है। शुरू होने में 10 से ज्यादा साल लगाने वाला इसका सफर सारावाक मलेशिया के समुद्र तट से आगे समंदर में लंगर डालने के बाद आखिरकार सुकून के पल लाया। PFLNG सैट्यू उस कामयाबी की तरह चमक रहा है जिसने नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन की दुनिया सही मायनों में बदल कर रख दी है।